सबसे बड़ा ऐलान युवाओं को लेकर हुआ है, जिस पर काफी राजनीति हो रही है। सरकार ने कहा है कि वो युवाओं के लिए एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें हर वर्ष 20 लाख और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने के लिए नामांकित किया जाएगा। और 1 वर्ष की इंटर्नशिप में इन युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का वजीफा सरकार की तरफ से मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि 6,000 रुपए का वन टाइम इंसेंटिव कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी का आरोप है कि इस योजना को मोदी सरकार ने उनके न्याय पत्र की एक स्कीम से चुरा लिया है, उसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में यह ऐलान किया था कि वो अगर सत्ता में आई तो एक ऐसी योजना लागू करेगी जिसमें 25 या उससे कम वर्ष के ऐसे युवाओं को सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाएगी जो ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास कोई डिप्लोमा है। और ऐसे युवाओं को राहुल गांधी ने हर महीने 8,500 रुपए खटाखट देने का वादा किया था। तो राहुल गांधी तो खटाखट नहीं दे पाए 8,500 करोड़ 8,500 रुपए प्रति महीना, लेकिन अब मोदी सरकार ये पैसा देश के युवाओं को देगी। अब कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी के आइडिया को चुरा लिया और सरकार ने अपने बजट में उसके न्याय पत्र की योजनाओं को कॉपी कर लिया। यहां इस राजनीति को लेकर भी हम आपको 2 बातें बताएंगे। पहली बात यह कि इस समय दुनिया में अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान जैसे कई देश हैं जहां सरकारें अपने देश के युवाओं के लिए इसी तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलाती हैं और उन्हें हर महीने एक निश्चित वजीफा या स्टाइपेंड देती हैं। और इसलिए यह कहना कि इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम का आइडिया सिर्फ राहुल गांधी के दिमाग में ही आ सकता है, यह सही नहीं होगा, क्योंकि यह आइडिया विदेशों में पहले से ही चल रहा है। राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यह आइडिया पहले विदेशों से चुराया, फिर अपने न्याय पत्र में डाल दिया। अब इस सरकार ने भी उस आइडिया को आगे बढ़ा दिया, तो वो कह रहे हैं अब ये नहीं कह सकते हम कि किसने किसका आइडिया चुराया है। दूसरी बात यह कि अगर हम ये मान भी लें कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से आइडिया लेकर इस योजना को लॉन्च किया, तो भी इसमें बुराई क्या है? अगर कांग्रेस और राहुल गांधी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उन्हें खुश होना चाहिए कि जिस योजना को वो लागू करना चाहते थे वो योजना उनके विपक्ष में रहते हुए ही सरकार ने लागू कर दी। और जो अल्टीमेट जो एम होता है, जो मंशा है, वो तो यही थी कि युवाओं को फायदा मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे किसी से भी मिले, चाहे वो राहुल गांधी दें या नरेंद्र मोदी दें। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लेकिन वो ऐसा ना करके इसे एक राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं और इस पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार भी यही कह रही है कि ये उसकी योजना है और इसका कांग्रेस के न्याय पत्र से कोई लेना देना नहीं है। That I am happy that the Honorable Finance Minister had an opportunity to read the Congress manifesto after the Lok Sabha 2024 elections. She has virtually adopted the ideas underlying our proposals on employment-linked incentive ELI scheme. I welcome her to borrow our ideas, and I wish she had borrowed or adopted many more ideas from the Congress manifesto. फाइनली किया तो हमने ना, लोगों ने आपको तो मौका नहीं दिया। आप कई सारा आपने पीढ़ी दर पीढ़ियों तक आपने कई बात को कहते रहे। आपको लोगों ने पिछले में कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी तीसरी बार फेल हुई है, इसलिए तो नाम अभी कटा लेना चाहिए। चिदम्बरम साहब नाम कटा के और कहीं स्कूल में दाखिला करनी चाहिए। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, हम लोगों के लिए काम किए हैं। तो बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ और बीजेपी को जिस तरह 240 सीटें मिली, क्या उससे इस बार मोदी सरकार ने कुछ सीखा है? तो बड़ी बात यह है कि चुनाव में 2-3 मुद्दे थे जो मोदी सरकार के खिलाफ गए थे, जिनमें से बेरोजगारी का मुद्दा है, युवा खुश नहीं थे, महंगाई का मुद्दा था और भी कई मुद्दे थे। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि क्या इन नतीजों से सरकार ने कोई सबक सीखा है और क्या वो सबक आपको इस बजट में दिखाई दे रहा है। तो पहला सबक तो यह है कि युवाओं को खुश रखना है, क्योंकि यही युवा आगे चलकर आपके वोटर बनेंगे और युवाओं को खुश किए बिना अब इस देश में कोई सरकार बन नहीं सकती। क्या युवा आपसे खुश हैं? तो इसलिए आज भारत के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने एक नहीं बल्कि 7 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें पहली बड़ी घोषणा
प्रोविडेंट फंड को लेकर है। तो हमारे देश के जो युवा हैं और उनके माता पिता जो हैं, परिवार के लोग हैं, वो ध्यान से सुन लें कि युवाओं के लिए क्या नया आ रहा है जिससे आपकी कुछ आमदनी बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि जब भी कोई युवा अपनी पहली नौकरी के बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के लिए रजिस्टर अपने आप को करेगा या उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तब उस युवा को सरकार की तरफ से 3 किश्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे और यह लाभ उन 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा जिनकी मासिक तनख्वाह 1 लाख या उससे कम है। दूसरा, कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा उनकी कंपनी की तरफ से जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, उस पीएफ में सरकार की तरफ से सभी कंपनियों को 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति महीने तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे ये कंपनियां नई नौकरियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित होंगी और इससे 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जिसका सीधा फायदा देश के युवाओं को मिलेगा। तीसरा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को उनके प्रोविडेंट फंड में जमा हुई राशि के आधार पर पहले 4 साल तक इंसेंटिव मिलेगा, जिससे 30 लाख युवाओं को एक्स्ट्रा फायदा होगा। चौथा, युवाओं के कौशल विकास के लिए 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। पांचवां, कौशल विकास के लिए हर वर्ष 25,000 युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का स्किल लोन दिया जाएगा। छठा, जिन युवाओं को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा और इस लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार भरेगी और इसके लिए भी ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। और इन सभी घोषणाओं से आप समझ सकते हैं कि सरकार का पूरा जोर युवाओं को नौकरियों के लिए काबिल बनाने पर है और सरकार अब रोजगार के मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही है। एक दिन पहले ही सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया था कि भारत में जिन युवाओं के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनमें हर 10 में से 5 युवा रोजगार के काबिल नहीं है और इसी के कारण सरकार ने अपने बजट में युवाओं के कौशल विकास पर ज्यादा जोर दिया है और हर साल 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह बहुत बड़ी चुनौती है भारत की, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनके पास स्कूल की, कॉलेज की डिग्री तो है, सर्टिफिकेट तो है डिग्री का, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, यानी वो कोई नौकरी करने के काबिल नहीं है। और अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चाहती है कि इन सब युवाओं के पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, जिसके आधार पर उन्हें कोई कंपनी नौकरी पर रख सके। ये नई जातियों वाला बजट है जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब जाति के लोगों के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं और ये बजट ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान का मतलब, जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। इनमें भी गरीबों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने की योजना अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी है, जिस पर सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इसलिए जितने भी गरीब लोग हैं हमारे देश में, जिनकी संख्या 80 करोड़ है, उन्हें अगले 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इसके अलावा किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए 1,19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने पर 85,000 करोड़ रुपए, गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पोषण सब्सिडी पर 45,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़, देश में नई रेल लाइन बिछाने पर 69,000 करोड़, मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को 86,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और सड़क निर्माण पर 1,15,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। गरीबों के अलावा किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ होगा। सरकार ने किसानों के लिए इस बार के बजट में लगभग 6% की वृद्धि की है और कृषि बजट को 1,25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपए कर दिया है। दूसरा, सरकार ने दालों के उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए दालों के उत्पादन पर बहुत जोर दिया जाएगा। तीसरा, अब 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। चौथा, किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। और पांचवां, फसलों की पैदावार को मौसम के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश होगी और देश में 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा, जो मौसम से बच जाएंगी। हालांकि इस बजट में सरकार ने एमएसपी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, जिससे पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और आज ही प्रदर्शनकारी किसानों ने यह ऐलान कर दिया
कि वो 15 अगस्त को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और मोदी सरकार से एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मांग करेंगे। इस बजट में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है, इसलिए हमारी जो महिला दर्शक हैं अब वो ध्यान से देखें कि उनके लिए क्या है। सरकार ने कहा है कि उसने ऐसी सभी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अलग से रख लिए हैं जो महिलाओं और छात्राओं के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वो नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कई नए प्रोग्राम शुरू करेगी, जिनमें महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी बजट में सरकार ने 1 करोड़ घरों को हर महीने सौर ऊर्जा से बनी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है और कुछ चुने हुए शहरों में 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाने का लक्ष्य रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है, जिससे भारत के मिडिल क्लास को ताकत मिलेगी। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। आज भारत के रक्षा बजट की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले सरकार ने 4.8% की वृद्धि की है। पिछले साल भारत का रक्षा बजट 5,94,000 करोड़ रुपए का था, जो अब 6,22,000 करोड़ रुपए का हो गया है और यह अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट होगा। अमेरिका का रक्षा बजट है 73,44,000 करोड़ रुपए, चीन का है 19,14,000 करोड़ रुपए, रशिया का है 12 लाख करोड़ रुपए का और अब भारत का रक्षा बजट है 6,22,000 करोड़ रुपए। और चीन और भारत के रक्षा बजट में अब भी 13 लाख करोड़ रुपए का अंतर है और यह अंतर भी इतना ज्यादा है कि इसमें भारत जैसे 2 और देशों का रक्षा बजट आ सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने रक्षा बजट में 4.8% की वृद्धि की, जबकि चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2%, रशिया ने 30% और पाकिस्तान ने 17.5% की वृद्धि की है। यानी भारत ने सबसे कम वृद्धि की है अपने रक्षा बजट में। चीन, रूस और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा की है। हालांकि पाकिस्तान का रक्षा बजट अब भी सिर्फ 51,000 करोड़ रुपए का ही है, जबकि भारत का रक्षा बजट है 6,22,000 करोड़ रुपए का, अगर आप पाकिस्तान से तुलना करें। हालांकि ये तुलना की कोई अब आवश्यकता बची नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। हमारे देश में जो विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि लोगों को सरकार से मंदिर की जगह अस्पताल, सड़कें और स्कूल मांगने चाहिए। उन विपक्षी नेताओं के लिए भी इस बजट में एक बुरी खबर है। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1% बढ़ा दिया है और अब यह 11,11,000 करोड़ रुपए का हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यह वो खर्च है
जो एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, अस्पताल, स्कूल इत्यादि बनाने पर खर्च होता है। बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी नेता मंदिर की जगह स्कूल और अस्पतालों की बात करते हैं, उनकी सरकारों में विकास के इन्हीं कामों पर सिर्फ 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन इस सरकार में यही अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। और यह सिर्फ एक जुमला है कि मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने की मांग करनी चाहिए। यह एक जुमला है, उसका असली सच आप देख लीजिए। सच यह है कि यूपीए की सरकार सब्सिडी देने पर ज्यादा पैसा खर्च करती थी और विकास पर कम, जबकि मोदी सरकार सब्सिडी पर कम और विकास पर ज्यादा पैसा खर्च करती है।